स्टेनो फॉर ऑल में आपका स्वागत है। हम आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी डिक्टेशन उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तैयार रहें? रेडी, स्टार्ट। यह स्वागत योग्य है कि आखिरकार सरकार संसद के मानसून सत्र में प्रश्नकाल जारी रखने पर राजी हुई है, जिसमें सिर्फ आंतरिक प्रश्न रहेंगे। इसका ध्यान रखना होगा कि करीब 7 दशक से हमने अपनी संसदीय परंपरा को जिस तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखा है, वह अविरत चलती रहे। कोविड-19 के कारण संसद का मानसून सत्र इस बार आगामी 14 सितंबर से शुरू हो रहा है, तो इसे समझा जा सकता है आगामी मानसून सत्र में दूसरे कई आवश्यक बदलाव भी किए गए हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए संसदों के बैठने के स्थान में बदलाव किया जा रहा है। संसद में आने से पहले कोरोना की जांच करनी होगी तथा संक्रमण से बचाव के खास इंतजाम होंगे। लोकसभा तथा राज्यसभा अलग अलग शिफ्टों में चलेंगी और शनिवार व रविवार को भी संसद चलेगी। हालांकि विपक्ष के विरोध के बाद सरकार ने प्रश्नकाल में सिर्फ आंतरिक प्रश्न रखे जाने पर सहमति जताई है, जबकि शुरुआत में प्रश्नकाल को हटाए जाने का फैसला लिया गया था। सरकार का कहना था कि मानसून सत्र में प्रश्नकाल न रखे जाने के मामले में विपक्षी दलों की सहमति थी। अव्वल तो संसदीय कार्यवाही में प्रश्नकाल के न होने का समर्थन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सवाल पूछे जाने की यह अवधि ही जब संसद लोक महत्व के किसी विषय पर जानकारी हासिल करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, संसदीय कार्यवाही को जीवंत बनाती है। इस पर अगर विपक्ष ने रक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक में प्रश्नकाल न रखे जाने के मुद्दे पर दिखावे का विरोध किया, तो यह उसके दोहरेपन का सबूत है। अब मानसून सत्र में प्रश्नकाल को आंतरिक प्रश्नों तक सीमित कर दिया जाएगा। तारांकित प्रश्नों के विपरीत, जिनमें संबंधित मंत्रियों द्वारा सदन में मौखिक उत्तर दिए जाते हैं, आंतरिक प्रश्नों के लिखित जवाब दिए जाते हैं और उन्हें सदन के पटल पर रख दिया जाता है। सदन में मंत्रियों द्वारा तारांकित प्रश्नों के मौखिक जवाब दिए जाने का जो महत्व और प्रभाव होता है, वैसा आंतरिक प्रश्नों के साथ नहीं होता। फिर तारांकित प्रश्नों के साथ पूरक प्रश्न पूछे जाने का प्रावधान है, जो प्रश्न काल को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। जबकि आंतरिक प्रश्नों के साथ पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। विपक्ष द्वारा सरकार से सवाल पूछने को किसी पार्टी से जोड़कर देखने के बजाय व्यापक
अर्थ में देखा जाना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि वस्तुतः जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इसका ध्यान रखना होगा कि करीब 7 दशक से हमने अब भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 2019-20 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट और अपने वार्षिक खाते जारी किए हैं। इसे पढ़ना दिलचस्प है। हमेशा की तरह रिजर्व बैंक ने लाभांश के रूप में 57,132 करोड़ रुपए का अधिशेष सरकार को हस्तांतरित कर दिया। पिछले साल रिजर्व बैंक ने 1:76 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए थे, जिसमें पिछला अधिशेष 52,618 करोड़ रुपए शामिल था। इस वर्ष के हस्तांतरण से आकस्मिक कोष कोटिजेंसी रिजर्व के लिए 73,615 करोड़ रुपए हस्तांतरित हुए हैं। स्टॉप।